इश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस क्लास जो है ये अपनी शॉर्ट क्लास होगी। इसमें केवल और केवल 2 रीडिंग कंप्रेहेंसिव जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। बिकॉज़ इस पार्ट में मुख्य रूप से अपने क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आई थिंक कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी स्टडी जो है वो कर ली होगी। कुछ बातें जो पहले अपने की थी फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में, बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी बातें की थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है, वो एक्चुअल में किस प्रकार से आपको रीड करना है, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है। और आज का ये लास्ट जो लेक्चर है इसमें अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है आपकी कि कहीं न कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसको लेके पहले तो आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो यूजीसी नेट जो है वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है या किस तरह का रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसको लेके कई तरह के सब्जेक्ट जो है, कई तरह के टॉपिक जो है वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे कि बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आप ओल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को उठा के देखेंगे तो बेसिकली आपकी जो 10 यूनिट जो है, जो 10 यूनिट है, उन्हीं में से किसी न किसी यूनिट से रिलेट करता हुआ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आपके एग्जाम में दिया जाता है। यानी कि बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, पहली जो यूनिट है अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो कहीं न कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित आपको दिया जाता है। दूसरा जो है, कहीं न कहीं रिसर्च से संबंधित कुछ बातें जो कई बार पूछी जाती है। तीसरा अगर अपन देखें, तो कई बार जो है आपको कुछ जो जलवायु या क्लाइमेट से इश्यू है, उनके संबंधित बातें जो 10th और 9th यूनिट है, वहाँ जाके। इसके अलावा हायर एजुकेशन जो है, वहाँ से भी कुछ कई बार जो है वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन देखें, तो आपका कहीं न कहीं जो एक लॉजिकल वाला पार्ट है, जहाँ से भारतीय जो लॉजिकल या भारतीय जो तर्कशास्त्र है, उस यूनिट से भी आने की संभावना रहती है। या आईसीटी जो है, उससे संबंधित कई बार आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, वो आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी 10 यूनिट जो है अगर उनको आपने अच्छी तरह से तैयार किया है तो 90% चांसेस जो है वो आपके क्या होते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है उन्हीं यूनिट में से कोई ना कोई आपका आता है। अगर आपने उन 10 यूनिट्स को अच्छी तरह से रीड आउट किया है तो देन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उस कॉम्प्रिहेंसिव को सोल्व कर सकते हैं या उस स्थिति या उस पोजीशन में होंगे। अब अपन बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसमें हमने पहले वाले लेक्चर में इन्फ्रेंस की बात की थी। यानी जो इन्फ्रेंस जो है अनुमान जो है उसकी बात की थी। देन हमने बात की थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है। 2 चीज़ें हमने देखी थी, पहला अनुमान और दूसरा हमने कनेक्शन को देखा था। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि पहले पैसेज को पढ़ें या पहले क्वेश्चन को पढ़ें। पीक्यू को देखा था, पैसेज एंड क्वेश्चन, देन दूसरा हमने क्यूपी को देखा था, यानी पहले क्वेश्चन फिर आपका पैसेज। लेकिन जब यूजीसी नेट की तरफ जाएंगे आप, और पिछले हमने 2-3 क्लासों से हमने देखा है, तो पहले पैसेज जो है वो आपको पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन पढ़ना है। बेसिकली पिछली 3 क्लासों का जो निष्कर्ष था वो यही था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपका क्या-क्या आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव होगा या कोई भी आपका बोध होगा, कोई भी गद्यांश होगा, उसमें बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है उसमें लेखक या जो राइटर है वो क्या चाहता है। उसके विचार जो है वो कहाँ पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इससे रिलेट एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है उसके अंदर जो आपका जो विचार दिए गए हैं, उन विचारों के संबंध में अपने को इन्फ्रेंस या अपने को अनुमान नहीं लगाना है। उसी लेखक के जो आपका विचार जो है, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए या उन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव वे को लेते हुए अपने को आंसर देना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव की थी वो थी। अब ये बात आती है कि अपने 2-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो सोल्व कर चुके हैं पहले 2-3 क्लासों में। आज 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो बेसिकली अपने सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद आप जो है कम से कम 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो सोल्व करेंगे। तो आई होप कि आपकी 4 से टोटल जो 5 क्वेश्चन है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूरी तरह से सही होने के चांसेस रहते हैं। आपको वो चीज़ें 2-3 चीज़ें जो है मेन
कि इसका टाइटल क्या है, इसका शीर्षक क्या है, इसमें नकारात्मक सकारात्मक क्या है, लेखक क्या चाहता है, लेखक के विचार क्या है। ये सब चीज़ें जब आपके समझ में आ जाएगी तो देन कोई सा भी रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव हो आप अच्छी तरह से सोल्व कर जाओगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्या क्या किससे संबंधित रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव। देखिए, आज का जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव है वो बेसिकली विकासशील देश से संबंधित है, यानी विकासशील देश और शहरीकरण से संबंधित है। अब ये रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विकासशील देशों के कस्बों और शहरों तथा शहरीकरण प्रक्रिया के बारे में आम धारणा ये है कि इसके लाभों और सुख सुविधाओं के बावजूद ऐसे शहरों का उदय पर्यावरण के क्षरण, झुग्गी झोपड़ियां और अवैध कब्जा धारकों के निर्माण, शहरी गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, अराजकता, यातायात की अव्यवस्था आदि को दर्शाता है। यानी ये क्या कहता है, ये कॉम्प्रहेंसिव आपका क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि विकासशील देश के जो कस्बे हैं, जो शहरी शहर जो बस रहे हैं नए नए, उस शहरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि शहरीकरण जो है उससे कहीं ना कहीं हम विकास देखते हैं कि आर्थिक विकास होगा, लोगों को सुख सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन इस शहरीकरण से क्या हो रहा है, एक तरफ आपकी झुग्गी झोपड़ियां जो है, अवैध जो कब्जा धारक है वो निर्माण करते जा रहे हैं, शहर से इसमें बेरोजगारी बढ़ती है। शहर का जैसे ही डेवलपमेंट होगा, अराजकता आएगी, आपकी अपराध आएगा, यातायात की अवस्था होगी। तो कहीं ना कहीं ये शहरीकरण जो है उसकी पॉजिटिविटी की बजाय अपनी इसकी नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि विकासशील देशों में पिछले 50 वर्षों से शहरी आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी ये पैसेज ये कह रहा है कि शहरीकरण जैसे ही हुआ तो विकासशील देशों में क्या हुआ कि अभूतपूर्व वृद्धि होती है, जो कि 1950 में आपकी 3 करोड़ से बढ़ के 2000 में 2 अरब हो गई। यानी आप 3 करोड़ से 2 अरब हो गई। कितनी जनसंख्या जो है, कितना जो पॉपुलेशन है वो आपका ग्रोथ किया। जब पॉपुलेशन ग्रोथ किया है तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होगी। ये सब किसकी वजह से हुआ, शहरीकरण की। सामान्य तौर पर शहरी जीवन की गुणवत्ता में जल, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और परिवहन की उपलब्धता के संदर्भ में सुधार हुआ। यानी अगर अपने देखें तो जैसे शहरी जीवन जो है वो कंपैरिजन टू आपके रूरल एरिया के, उसमें जल है, बिजली है, स्वास्थ्य है, वहाँ पे एजुकेशन का जो प्रसार है और परिवहन जो है कंपैरिजन टू आपके रूरल एरिया के अच्छे मिलते हैं, चाहे कोई भी शहर आप उठा के दें। उदाहरण के तौर पे देखें तो एशिया के सबसे बड़े देश जैसे चाइना है, भारत है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इनके शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शहरी निवासियों को बेहतर जल आपूर्ति प्रदान की गई। इसके बावजूद 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कुल शहरी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से बेहतर जल में गिरावट आई है। हालांकि पूर्ण संख्या में लाखों अतिरिक्त शहरी निवासियों को बेहतर सुविधाएं दी गई। इन देशों ने स्वच्छता सेवाओं के प्रावधान में भी महत्वपूर्ण प्रगति की और एक दशक यानी 1999 से 1990 से 2000 के बीच में देखें तो यहाँ पे अतिरिक्त जो नागरिक थे उनको सेवाएं प्रदान की गई। इन सुधारों को तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, वित्तीय संकट और सीमित मानव संसाधन और कुशल गुणवत्ता उन्मुख सार्वजनिक प्रबंधन की पृष्ठभूमि से देखा जाना चाहिए। तो ये जो पैसेज हमने पढ़ा, हमने देखा कि जैसे ही शहर बढ़ता है तो कई सारी नेगेटिविटी जो आपकी आती है, कई सारी प्रॉब्लम जो है वो आपके गवर्नमेंट के सामने आती है, वहाँ रहने वाले निवासियों के सामने आती है। तो कुल मिला के ये पैसेज जो है इसका मूल में अगर जाएंगे आप तो ये मूल क्या है, या तो क्या है, इसमें दो शब्द आपको दिए गए हैं, विकासशील देश और शहर। आप देखिए कि इसका मूल जो है, यानी इसका मूल शीर्षक की अगर बात कहें, हमें टाइटल से संबंधित बात कहें तो हम जानेंगे कि सारी बातें शहरीकरण से संबंधित है। तो इसका मूल टाइटल क्या हो जाएगा आपका, शहरीकरण। अब बात ये आती है कि ये जो पैसेज है ये आपका शहरीकरण से संबंधित है। तो ये शहरीकरण से संबंधित होने पे क्या ये पैसेज जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है या पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। शहरीकरण जो है वो इसमें नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे कि इसकी पॉजिटिविटी के कंपैरिजन नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दो चीज़ें आपके फाइंड आउट हो गई, पहला आपका शीर्षक, देन आपका नकारात्मक या सकारात्मक या मैसेज जो है पॉजिटिव है या पैसेज जो है वो आपका नेगेटिव है। तो आप कहेंगे कि पैसेज जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ आपका जा रहा है। ये क्या जा रहा है आपका, नेगेटिविटी की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं आपका जा रहा है।
अब इसमें क्वेश्चन जो है आपके, उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, ये अपन पहला क्वेश्चन की बात करें कि विकासशील देशों में शहरीकरण की प्रक्रिया के बारे में प्रचलित धारणा यह है कि सकारात्मक है या नकारात्मक है, या तटस्थ है या अनिर्दिष्ट है। आप देखेंगे कि विकासशील देशों में जब शहरीकरण होता है तो इसकी धारणा क्या है, बेसिकली नकारात्मक हो। और हमने यही फाइंड आउट किया था कि इस पेसेस के माध्यम से किस प्रकार की अवधारणा आ रही है आपकी, नकारात्मक प्रकार की अवधारणा है। नेक्स्ट अपन बात करें तो 1950 से 2000 ईस्वी तक विकासशील देशों में शहरी निवासियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग कितनी थी, यानी आप बात करेंगे कि 30 मिलियन जो है उतनी जनसंख्या क्या होगी, बढ़ोतरी हुई है। यानी शहर में निवासी जो है वो पलायन करके गांव से शहर की तरफ आए। शहरीकरण की वास्तविकता किस में परिलक्षित होती है, यानी शहरीकरण जो है उसकी वास्तविकता क्या चीज दर्शाती है। स्थिति का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से किया गया है, स्थिति कितनी बुरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है, शहरीकरण की गति कितनी तीव्र है, पर्यावरण कितनी तेजी से खराब हुआ है। यानी हम जब बात करते हैं कि शहरीकरण, तो शहरीकरण को हम पॉजिटिव वे में अगर लेके देखें तो वहां पे शहरीकरण का अर्थ क्या होगा कि स्थिति का प्रबंधन जो है, यानी उसमें हमने जो है शहरीकरण में हमने उद्योग धंधे कितने विकसित किए हैं, हमने शिक्षा पे कितना ध्यान दिया है, हमने चिकित्सा पे कितना ध्यान दिया है, हमने जो जलवायु पे कितना ध्यान दिया है, स्वास्थ्य पे कितना ध्यान दिया है। अगर हम स्थिति को प्रबंधन अच्छी तरह से, सभी स्थितियों का प्रबंधन अच्छी तरह से कर लिया तो वो क्या है, वास्तव में आपका शहरीकरण को परिलक्षित करती है। अगर स्थिति को नियंत्रण अच्छी तरह से करने में हम नंबर ऑफ परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कमजोर रहे हैं, तो शहरीकरण की वास्तविकता क्या है, जो उसकी गति जो है वो वास्तव में जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। और अगर उसकी प्रबंधन अच्छी तरह से किया गया है तो वास्तव में शहरीकरण जो है वो क्या है, उसकी वास्तविकता वहां पे परिलक्षित होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किसे शहरी जीवन की गुणवत्ता का सूचक नहीं माना गया है, यानी शहरी जीवन जो है उसमें गुणवत्ता जो है उसका सूचक नहीं माना गया। शहरीकरण की गति को, बुनियादी सेवाओं को, सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच और उपरोक्त सभी। यानी शहरीकरण जो जीवन है उसमें गुणवत्ता है, यानी शहर के जीवन में गुणवत्ता है या नहीं है, ये उसके कुछ सूचक होते हैं। और उन सूचकों में कौन सा शामिल नहीं है, यानी शहरीकरण की गति शामिल नहीं है कि कितनी जल्दी शहरीकरण हुआ या कितने डिले से शहरीकरण हुआ, बुनियादी सेवाओं को प्रावधान जो है वो भी नहीं है, सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच है वो भी नहीं है, तो कोई भी इसमें आपका सही आंसर जो है वो आपका नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, इस अनुच्छेद में लेखक ने किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है, ज्ञान का विस्तार किया है, या पर्यावरण चेतना का सर्जन किया है, या विश्लेषणात्मक तर्क किया है, या वर्णात्मक कथन किया। आप देखिए इसमें ज्ञान का विस्तार नहीं किया है, पर्यावरण के प्रति चेतना जो है उसका भी सर्जन पूरी तरह से नहीं किया गया है, हालांकि कुछ पर्यावरण की बातें इसमें कही गई है। वर्णनात्मक कथन होता है कि किसी चीज का वर्णन कर देना, लेकिन इसमें क्या किया गया, विश्लेषणात्मक तर्क दिया गया। बिकॉज आपने देखा इसमें कि जो है दशक दिए गए 1990 से 2000 के बीच में आपकी शहरीकरण की जनसंख्या जो है इतनी बड़ी, और शहरीकरण जो है इसके कारण ये प्रॉब्लम आई, तो लेखक जो था, राइटर जो था, उसने क्या किया था, विश्लेषण किया था, सब चीजों पे विश्लेषण किया था, इसलिए इसमें क्या है आपका विश्लेषणात्मक तर्क है। तो आई होप ये इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी कि विश्लेषणात्मक तर्क जो है वो कैसा होता है और वर्णनात्मक तर्क जो है वो कैसा होता है। अगर सीधा वर्णन करता तो वर्णनात्मक था, लेकिन उसने कुछ तथ्यों के साथ में उसका विश्लेषण किया है, उसमें जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करने का प्रयास किया, इसीलिए ये विश्लेषणात्मक आपका। उपरोक्त अनुच्छेद में लेखक का तात्पर्य क्या है, यानी शहरी जीवन के खतरे, शहरी जीवन के कष्ट, या मानव प्रगति की जागरूकता, या विकास की सीमा। इसमें अनुच्छेद में लेखक का तात्पर्य जो है वो ये है कि विकास की सीमाएं, यानी विकास जो है उसमें शहरीकरण क्या बन रही है, आपकी बाधा बन रही है, तो विकास की सीमाएं जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट अपने देखें तो दूसरा पैराग्राफ इसी तरह का कुछ, दूसरा पैराग्राफ जो है इसी तरह का कुछ आपको दिखाई देगा, इसी तरह का दिखाई देगा। इसमें क्या है कि 16वीं सदी में जो समुद्री और स्थलीय अन्वेषण का एक महान युग था, यानी 16वीं सदी जो क्या था कि आप इतिहास से संबंधित ये बातें जो है, या ये पैराग्राफ जो है इतिहास से संबंधित है आपका। इसमें क्या कहा गया है कि 16वीं शताब्दी जो थी
वो क्या थी आपकी, कि 16वीं सदी जो थी वो समुद्री और स्थलीय अन्वेषण का एक महान युग था, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण युग था, जिसमें फर्डिनेंड जो है उसने दुनिया का चक्कर लगाने का पहला अभियान जो उसका नेतृत्व किया था। एक युवा पुर्तगाली कुलीन व्यक्ति के रूप में उन्होंने पुर्तगाल के राजा की सेवा की, लेकिन वे दरबार में राजनीतिक साजिशों में उलझ गए और राजा की कृपा खो बैठे। यानी जो राजा का उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि राजा की कृपा जो थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर से खत्म हो गई। उन्होंने स्पेन के भावी सम्राट चार्ल्स प्रथम की सेवा जो है बाद में उन्होंने करने की पेशकश की। 1493 में आप देखते हो कि पोपल डिग्री ने न्यू वर्ल्ड यानी नए विश्व में स्थित सभी भूमि को 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी की ओर स्पेन की ओर और उसी रेखा की पूर्वी भूमि पुर्तगाल जो है उसको आवंटित कर देता है। मैगलन ने यह प्रमाणित करने की प्रयास किया कि पूर्वी इंडीज स्पेन के अधिकार में आती है और 20 सितंबर 1519 को मैगलन 5 जहाजों के साथ में स्पेन के समुद्र से सफर पर निकल। यानी अभी तक जो हमने पैसेज को रीड आउट करने का प्रयास किया है उसमें मुख्य बात क्या निकल के आती है, मुख्य बात ये निकल के आती है कि ये पैसेज किससे संबंधित है। ये पैसेज जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण है इसका, यानी इतिहास से संबंधित कहीं ना कहीं है। दूसरी चीज ये निकल के आती है कि ये पैसेज जो है वो दुनिया की खोज के बारे में हमें कुछ बातें बताता है, जिसमें मुख्य रूप से किस देश का जिक्र किया गया है यहाँ पे, स्पेन देश का। स्पेन देश जो है, पुर्तगाल जो है, उनका मुख्य रूप से यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब देखिए कि जब वे इस मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने जहाज के दल को छोड़ दिया और स्पेन वापस लौट गए, इसलिए कम नाविक ही उस पहले शांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर है, के दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। और जो लोग वहां से बचकर आए आज के अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसको पार कर गए और 1521 की शुरुआती बसंत ऋतु में 98 दिनों तक प्रशांत जो महासागर है उसमें गए थे। यानी लंबे समय तक वो क्या है कि खोज करते रहे और खोज के कारण वो क्या है प्रशांत महासागर में आपके वहां पे अपना जो है एक खोजी अभियान जो है उन्होंने जारी रखा। अब वहां पे उनके रोग भी लगते हैं, भूख के कारण मर जाते हैं और बाद में मैगलन फिलीपींस में एक द्वीपीय संघर्ष में उलझ जाते हैं और जनजातीय लड़ाई में क्या होता है, मैगलन मारे जाते हैं। अत्यंत अतः केवल एक जहाज और 17 नाविक जिसका नेतृत्व कौन करता है, एस एल्कानो करता है, पश्चिम दिशा में स्पेन लौटने के लिए जीवित रहते हैं। और इस प्रकार ये सीधा है कि दुनिया गोल है और किसी किनारे पर कोई खाई नहीं है। यानी ये पूरा पैसेज जो है इसमें मैगलन आते हैं आपके, इसमें एल्कानो आते हैं और वो सभी जो है स्पेन और पुर्तगाल की सहायता से आपकी खोज करते हैं। मैगलन में मारे जाते हैं और एल्कानो जो है वो क्या करते हैं, स्पेन वापस लौट जाते हैं और एक फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि ये दुनिया जिसको पहले कहीं ना कहीं चौकोर समझा जाता था, जिसके कोई किनारा होगा, ऐसा नहीं है, दुनिया क्या है, गोल है। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि इस जो आपका पैसेज है, इस पैसेज में एट लास्ट जो निष्कर्ष निकला था वो क्या निकला, एट लास्ट निष्कर्ष जो निकला था वो यही निकला था कि दुनिया की खोज की गई और दुनिया के बारे में ये पता लगाया गया कि दुनिया क्या है, आपकी गोल है। अब इसके क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं कि 16वीं सदी जो है वो किस प्रकार के अन्वेषण का युग थी, यानी खगोलीय, भूमि, समुद्री, स्थलीय और मानसिक। यानी आप देखेंगे कि 16वीं सदी जो है किस प्रकार के अन्वेषण का युग थी। उसमें क्या किया गया, क्या खगोल में गए, अंतरिक्ष में गए थे, बिल्कुल नहीं। भूमि पे भूमि पे गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा खोज स्पेन और पुर्तगाल ने कहाँ पे की थी, समुद्र में। तो समुद्र और स्थलीय जो है वो दोनों ही इस टाइम का अन्वेषण जो है उसका स्थल रही थी। मैगलन ने पुर्तगाल के राजा की कृपा क्यों खो दी, हमने ये आपने देखा होगा, तो इस लाइन में इसका अर्थ जो है वो दिया गया था इस लाइन में ही। मैगलन जो है उन्होंने ये देखिए युवा पुर्तगाली कुलीन व्यक्ति के रूप में उन्होंने पुर्तगाल के राजा की, लेकिन वे दरबार की राजनीतिक साजिशों में उलझ गए और राजा की कृपा जो है खो बैठे। इस कारण से दरबार की राजनीति, तो राजनीतिक सौदागरों में उलझनों के कारण उन्होंने क्या कर दिया, उनकी कृपा जो है वो खो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1493 में पोपल डिग्री के अनुसार न्यू वर्ल्ड की भूमि का विभाजन किसके बीच किया गया था, यानी स्पेन और फ्रांस के बीच में, पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच में, स्पेन और आपका पुर्तगाल और फ्रांस और पुर्तगाल। तो ये स्पेन और पुर्तगाल जो है उनके बीच में किया गया था।
मैगेलन ने कौन से समुद्री मार्ग को आज के नाम से जाना जाने वाला नाम दिया था? यानी पनामा चैनल है, स्ट्रेट ऑफ ओरिजिन है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, डेजर्ट ऑफ सेल्टस है। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है उसको नाम दिया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि जब एक जहाज ने इस मार्ग से भाग लिया तो बाकी नाविकों ने क्या देखा? बाकी नाविकों ने कौन सा देखा था? हमने देखा था कि वो कौन से महासागर में गए थे? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पर 98 दिनों के बाद नाविकों ने कौन सी काल्पनिक रेखा पार की? कौन सी काल्पनिक रेखा थी? आईएसटी यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपकी की थी। अंतरराष्ट्रीय दिनायक रेखा जो है वो आपकी पार की थी। आज हमने इस रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव जो है उसमें दो रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव को आपका रीडिंग करने का प्रयास किया, उसको जानने का प्रयास किया। और आपने देखा कि धीरे धीरे हम जैसे जैसे पैसेज को पढ़ते जाते हैं हमारे माइंड जो है वो ओपन होता जाता है। और हमारे जो रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव जो है वो उसके क्वेश्चन जो है वो का कह सकते हैं कि नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी सही क्वेश्चन होने का नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज देखते हैं कि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको उसके टाइटल का पता चलेगा, उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का पता चलेगा, उसमें लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है उसका पता चलेगा, उसमें मुख्य रूप से विचार जो है वो कहाँ पे है और किसके बारे में बात कर रहे हैं वो पता चलेगा। और कुछ शब्दों के अर्थ जो है, कुछ वोकेबुलरी शब्दों के अर्थ जो है वो भी हमें धीरे धीरे जब हम मैसेज को या पैसेज को रीड आउट करेंगे तब हमें पता चलेगा। आई होप आज जो है इसमें आपने दो पैसेज को पढ़ा। और मैं आपसे आशा और ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले जो हमारे पास में जो 10 दिन बचे हैं उस 10 दिनों में डेली आप एक पैसेज जो है उसको रीड आउट करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इस वाले पोर्शन में यूनिट नंबर 3 जो है उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से करेंगे उतना ही आपका जो माइंड है वो ओपन होगा और पैसेज जो है उसके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आप जो है कम्युनिकेशन वाले पार्ट को लेके, आपके आईसीटी यूनिट नंबर 7 को लेके और रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव जो यूनिट नंबर 3 है उसको लेके किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई भी उसमें किसी भी तीनों यूनिट के अंदर कोई भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज हो, प्लीज़ आप जो है मैसेज कर दीजिएगा या सर को इंटीमेट कर दीजिएगा ताकि अपने उस पे दोबारा से डिस्कशन जो है इन तीनों यूनिटों पर कर सके। और आई होप कि ये तीनों यूनिट जो है बाकी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक बार आप मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि अपने उस टॉपिक को, उस पॉइंट्स को दोबारा से टच कर सके और अपने जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो है वो भी आपके साथ लाने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल।